बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। आज के जो आपके प्लान होंगे उसी के मुताबिक आपने चलना होगा। मौसम की अगर हम बात कर लें तो मौसम जो है वो इस टाइम गर्मी है शदीद, हवा जो है वो कदरे चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसके साथ जो है अच्छी सोच है इंसान को हमेशा जो है वो पॉजिटिव रखती है। और इसके साथ साथ ज़िंदगी में मैं एक बात करती होती हूँ कि आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ हो। और क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं और उसके साथ साथ बच्चों के भी जो है वो बड़े मज़े लगे हुए हैं छुट्टियों के हवाले से और इन्जॉय कर रहे हैं खूब। तो ये छुट्टियां जो हैं वो अपने इन्जॉय भी करनी है और साथ साथ इसमें जो आपका एक तरबियत के हवाले से बात होती है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, तो वो सिलसिला भी आपने इसको बेहतर बनाना है ताकि आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो सके और वो माशरे में एक अच्छा और एक अहम रोल जो है वो प्ले कर सके। और इसके साथ साथ जो है मॉर्निंग में चाय जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाय के बगैर कोई काम भी आपका नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें ज़ीरा प्लस की, तो ज़ीरा प्लस के बगैर जो है वो आपकी चाय जो है अधूरी है। और अगर हम ज़ीरा प्लस की बात करें तो ये तो आपको पता है कि उनका जो जायका है वो बहुत ही बेहतरीन है। और जब आपके साथ ज़ीरा प्लस हो और फिर चाय हो साथ में, तो आपकी जो बातें हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और इसका जो जायका है वो किसी और बिस्किट में है ही नहीं, तो लिहाजा ज़ीरा प्लस जो है वो आपकी चाय को जो है वो बहुत मज़ेदार बना देता है। और साथ साथ अगर आप फ्रेंड सर्कल में भी बैठे हैं और चाय चल रही हो और साथ में ज़ीरा प्लस हो तो क्या ही बात। तो इसके साथ ही ज़ीरा प्लस के साथ साथ हम अपने मेहमानों का भी साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज हमारे रोही के रिपोर्टर हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, चाय के साथ साथ फिर जो है मेहमान भी हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं। आज हैं जी मोहम्मद ज़िक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्राइम रिसर्च ऑफिसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, इसके साथ तो ये क्राइम रिसर्च ऑफिसर तो हैं ही हैं और भी इनके बहुत सारे माशाल्लाह एक शौक भी हैं कि इन्होंने हॉबीज़ हैं इनकी। इनकी तो करेंसी इनको जमा करने का शौक़ है, दीगर ममालिक की भी, अपने मुल्क के हवाले से भी। और इसके साथ जो है माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड हैं और इस टाइम जो है वो पीएचडी भी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं। और इसके साथ इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के हवाले से, क्राइम के हवाले से बात होगी कि किस तरह अब हम क्राइम के हवाले से रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, पुलिस इसमें क्या अपना रोल प्ले कर रही है, इस हवाले से बात होगी। हसन से जानेंगे, हसन की बीट है जी क्राइम के हवाले से ही, तो उनसे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस टाइम जो समुद्री तूफान आ रहा है, क्योंकि उसका अच्छा कल मैं एक वीडियो देख रही थी, ये तो मैं बात करूंगी क्योंकि इस पे तो बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है दीगर चैनल्स पे भी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो आवाम है माशाल्लाह से, जब भी उनको ख़तरे की अलामत बताया जाता है कि कोई भी इस तरह का जो है वो वाक़या पेश आने वाला है या आपको जो है अपने एहतियात करनी है, ख्याल रखना है, वो हम लोगों का मसला ये है कि हम वही काम करते हैं जिस काम से हमको मना किया जा रहा होता है। और कल मैं यही देख रही थी कि वो समंदर के करीब सारे पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मतलब कमाल है यार, आप लोगों को अपना भी ख्याल रखना है। इंसानी जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, आपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। फिर अगर इस तरह के जो हम लोग बार बार हम कहते हैं ना, बार फिर हम कोई भी इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो फिर हम सारा का सारा ब्लेम उठाते हैं और हम हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। तो कुछ आपकी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं जो आप समझते हैं कि आपको एहतियात करनी चाहिए, खतरा है उससे आप दूर रहें, बजाय कि आप खतरे को कहें कि आप कहते हैं आप बहन मुझे मार वाला हिसाब है। ऐसे ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कल आप तो ये कह रही हैं, बल्कि वहाँ पर तो रिपोर्टिंग भी हो रही थी बाकायदा इसी चीज़ पर कि सिंध गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया हुआ है कि जितने भी वहाँ पर माहीगीर हैं वो तो समंदर में ना जाएं, लेकिन आम जो पब्लिक है उनके लिए स्पेशली आर्टिकल 144 लगाया गया है कि जी आप 2-4 लोग इकट्ठे ना हो। लेकिन वहां पर आवाम अपने घरों से खाना बना कर गई हुई थी, हम एंजॉय कर, हम देखने आए हुए हैं कि समुद्री तूफान कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इतना ऊंचा होता है। यानी वो स्पेशली बच्चों की जो छुट्टियां हुई हैं, वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था
वो किसी एक चैनल की थी, तो वो स्पेशली इसी चीज पर बनी हुई थी कि घर से लोग कुकिंग करके और वहां पर एंजॉय करने आए हुए हैं, हम देखने आए हुए हैं समुद्री तूफान कैसे आ रहा है, कितनी हवा है, क्या प्रेशर है उसका समुद्री तूफान का। हम जाकर देखते हैं, एंजॉय भी हो जाएगा, बच्चों की छुट्टियां घर में भी गुजर रही हैं, तो क्यों ना हम साहिल समंदर पर जाके गुजारें। ऐसे ऐसे लोग हैं। बहरहाल वही ना, ये हम लोगों का मसला है। जिस तरह कोरोना आया था तो लोगों को बहुत बताया गया कि कोरोना आ रहा है, आपने एहतियात करनी है, आपने ख्याल रखना है, और कोरोना में आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। उतना ही लोगों ने मास्क जो है ना उतार के फेंके, और बिल्कुल जाहिर है हमें कि ये हमारे जो अवाम है ना, ये खतरों के खिलाड़ी है। ये नाम दिया है। सही है सर, वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना में अवाम ने बहुत वायलेशन की है, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। और अभी भी जैसे हम खतरे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें भी लोग जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। हाँ, अच्छा, इसमें हम ये कहेंगे कि जो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक तो कराची के हवाले से बताया जा रहा है, हम साथ साथ हम मुल्तान की भी बात करें कि जनूबी पंजाब के जो है वो उसके हवाले से जो है ये उस पर भी कोई असरात होंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो हम ओरिजिन देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये लफ्ज है बीपर जॉय, ये गलत उलाम हो गया। लफ्ज है बेसिकली बाइपर जॉय, ये बांग्लादेशी लफ्ज है। ठीक है। और इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग बनता है कुदरती आफत या खतरे की घंटी, खतरनाक एक अलामत है। तो ये एक ऐसा साइक्लोन होता है जो बहिरा अरब में ये पहले डेवलप हुआ था 1999 में। उसके बाद अब ये 2023 में पाकिस्तान में आ रहा है और सिंध की ये जो हमारी साहिली पट्टी है वहां से टकराएगा। अब इसका बेसिकली अगर हम डिस्कशन करें कि 1999 में जब ये आया था तो उस टाइम कितने नुकसानात हुए थे, तो उस टाइम सर्वे के मुताबिक तकरीबन 190 लोग इसमें हलाक हुए थे। तकरीबन 150 से जायद जो लोग थे वो लापता हुए थे, और तकरीबन 1000 से जायद घर जो थे वो इसकी लपेट में आए थे। लोगों ने नकल मकानी की थी। 1999 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और उसी के साथ ही तकरीबन 2,85,000 ज़राई रकबा जो है वो इससे मुतासिर हुआ था। अब की अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन आज से कोई 15 दिन पहले ही महकमे मौसमियात ने बता दिया था कि तमाम लोग एहतियात करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं इससे। पाकिस्तान की पट्टी सिंध में आएगा, कराची की साहिली पट्टी से ये टकराएगा। उसके साथ ही ये वहाँ पर तो उन्होंने सारे घर जितने भी हैं वो उन्होंने खाली करवा दिए हैं, जितने भी यानी करीब सी व्यू के करीब जितने भी इलाके हैं ना वो सारे उन्होंने क्लियर करवा दिए हैं। सिंध हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं कि वहाँ पर आर्टिकल 144 भी नाफिज कर दिए। उसी के साथ ही अवाम में काफ़ी ज़्यादा शऊर उजागर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, कैंपेन्स चलाई जा रही हैं कि जी आप लोगों ने अपनी एहतियात खुद करनी है। अब अगर हम इसकी डिस्कशन करें ना, इसकी डिस्कशन कुछ यूँ है कि 30 से 40 फुट की लहर है जो ऊपर जाती है, नीचे आती है और वो प्रेशर के साथ आगे बढ़ रही है। आज तकरीबन बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट दोपहर के औकात में ये कराची को टच करेगा। अब सुबह की बात थी जब मैं सुन रहा था तो तकरीबन 240 से 230 किलोमीटर दूर रह रहे हैं ये पाकिस्तान से। सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट कौन होगा? सबसे ज़्यादा इससे सबसे पहले इफेक्ट होगा भारत, उसके बाद होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से इलाके? पाकिस्तान में ये कराची, बदीन, ठट्ठा, ये जितने भी इलाका जाते हैं ना, हैदराबाद, ये सारे इससे इफेक्ट होंगे। अब अगर हम डिस्कशन करते हैं, कराची तो इफेक्ट होगा, उसी के साथ ही मुल्तान और जनूबी पंजाब पर इसके क्या असरात होंगे उसके आप असरात बड़े क्लियरली आज सुबह से ही देख लें आप, कितनी तेज हवा चल रही है। आप ये देखें कि मोटर बाइक्स वाले जितने भी हजरात हैं ना, इतना आज सुबह के टाइम प्रेशर था हवा का कि जो सफ़र मेरा ख्याल में मैं समझता हूँ शायद 5 मिनट में हमारा होता है, आज हवा के प्रेशर की वजह से वो सफ़र 8 से 10 मिनट में तय हुआ है। मैं जब सुबह ऑफिस आया हूँ तो सुबह काफ़ी सारे लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि यार आज तो मोटर बाइक ऐसे बबलिंग कर रही थी। हम देख रहे थे कि यार पता नहीं हमारी बाइक का प्रॉब्लम है या क्या है। इतना प्रेशर था कि वो साफ जाहिर हो रहा था, रिटेलिएशन फील हो रही थी कि यार कोई चीज आपको रोक रही है, कोई चीज रोक रही है, कोई चीज रोक रही है। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट और इम्पैक्ट तो आप ये देख रहे हैं। दूसरा, महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर में और शाम के औकात में काफी ज्यादा आंधी का चांस है। इस टाइम सुबह के टाइम जो हमारी विंड सर्कुलेशन अभी भी डस्ट जो है वो चल तो रही है जी, अभी हल्की चल रही है, लेकिन शाम के टाइम फुल आंधी यानी थंडर स्टॉर्म, जिस तरह से मूसलाधार बारिश होती है इसी तरह से आंधी भी फुल टाइम डस्टी आंधी के चांस हैं।
और आज सुबह के टाइम तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर हवा चल रही थी। और जब मेरी सुबह बात हुई वेदर सिस्टम वालों से तो वो ये कह रहे थे कि आज शाम में मुल्तान में ऑलमोस्ट 95 टू 100 किलोमीटर पर आवर हवा चलने का चांस है। तो अब आप ये देखें कि मुल्तान में इसके इतने इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो कराची में जहां पर अभी भी 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, और जब साहिल पर तूफान टकराएगा तो तकरीबन 220 से 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का चांस है। तो आप ये देखें, ये तो सिर्फ हवा है, इसी के साथ ही अगर बारिश हो जाती है, उधर तो बारिश होगी सो होगी, जनूबी पंजाब पर मुल्तान में और गिरदो नवा में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यहां भी बारिश होगी, तेज हवा चलेगी। इसी के साथ ही अब साइक्लोन को अगर हम डिस्कस करें, साइक्लोन क्या होता है, तो साइक्लोन ये होता है कि समंदर में हवा के प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से ना एक ऐसे गोल दायरे की सूरत में एक हवा चलती है, तो उस हवा के साथ साथ वो फिर बारिश का भी चांस होता है। तो ये वही साइक्लोन है जो आहिस्ता 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 हवा की सूरत में आगे आता जा रहा है। वो लहरें आम रूटीन में अगर 5 से 7 फीट की होती हैं, तो अब वही लहर तकरीबन 30 से 40 फीट की है। आप ये देखें कि जब वो 30 से 40 फुट की लहर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो उसका प्रेशर तो ऑटोमेटिकली डेवलप होना है। जब उसका प्रेशर डेवलप होगा तो आप ये देखें कि जितने प्रेशर से वो अगर किसी चीज से जाकर टकराएगी तो नुकसान भी उसी तरह से होना है। बिल्कुल, तो ये है कि दुआ की जा सकती है, दुआ हम जरूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करें। जाहिरी सी बात है, कुदरती आफत है, इंसान लड़ नहीं सकता इससे, लेकिन ये है कि इन तमाम आफात में इंसान को अपनी एहतियात करनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की एहतियात करनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस कैंपेन्स उजागर करनी चाहिए कि आप लोग अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। अपनी जिंदगी का तो ख्याल रख रहे हैं, आप दूसरों की जिंदगी। अब देखें, थी तो मजाक की बात, लेकिन कितना इसके अंदर हमारे लिए एक नतीजा है, रिजल्ट है। हमें सोचना चाहिए कि लोगों की जिंदगियां, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं और लोग अपने घरों से क्या है पिकनिक करने के लिए वहां पर साहिल समंदर पर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वाकई ये इतना अपने मजाक में हम लोगों ने हर चीज को ले लेते हैं, सीरियस नहीं लेते, तो बाद में उसके फिर असरात जो होते हैं और उसका फिर जो रिजल्ट आता है वो फिर हम देखते भी तो हैं ना, फिर उसको हम फेस भी तो करते हैं। चैलेंजेस तो हमारी फिर जिंदगी में रहते ही हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक साहब हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, इशफाक। अपने टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें ताकि बात करने में आसानी हो जाए। और बहुत अच्छी मालूमात दे रही हैं आप यहाँ पर। और जी जी ये मैं अभी बात आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, क्योंकि आप अपनी आवाज भी टीवी में सुन रहे हैं, तो वो आपकी और हमारी बात फिर इस तरीके से हो नहीं सकेगी। तो अब कैसे आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है। जी जी बात करें अब आप। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। जी बेटा, हसन मलिक साहब से बात करना थी। जी जी बात करें आप। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम जी। हसन कैसे हैं बेटा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? रिपोर्टिंग अच्छी होती है। सो नाइस। और हमारे मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकाई मसाइल है, इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्म करना जी जी मुजफ्फरपुर के लिए कुछ प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं जो, या उनका हमें एड्रेस दें। कुछ खास अवामी मसाइल उनके बारे में हमने जो ना आपका टीवी का प्रोग्राम जनूबी पंजाब में आप बेहतरीन रहनुमाई कर रहे हैं जी, बेहद शुक्रिया। तो इस सिलसिले में बात करना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। थैंक यू। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है ज़करिया साहब से भी जानते हैं, आपकी जर्नी के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, कैसी रही, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो कैसे शौक हुआ, ये तो हॉबी चले, पुलिस में कैसे आने का शौक हुआ, फिर उसके साथ जो है आपकी हॉबीज भी साथ साथ चल रही हैं, दोनों काम कैसे मैनेज करते हैं? बचपन में मेरे कज़न थे, वो उम्रे पे गए, तो उम्रे से जब वो आए तो उन्होंने एक मुझे मुख्तलिफ सिक्का दिया वहाँ के। अच्छा। हाफ रियाल। अच्छा। तो जब मैंने अपनी करेंसी सिक्के को देखा और उनको देखा तो वहाँ से मुझे शौक हुआ कि ये किस तरह मुख्तलिफ है, और फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हुआ। फिर कुछ पुराने सिक्के मिले पाकिस्तान के, 5 पैसे 10 पैसे, तो वहाँ से अंदाज़ा हो कि ये बंद क्यों हुए हैं, ये क्यों नहीं चल रहे, और तमाम मुल्क की करेंसी एक क्यों नहीं है, जैसे अमेरिकी डॉलर है। तो वहाँ से फिर ये तजस्सुस बढ़ता गया, फिर मुख्तलिफ सिक्के जमा करता रहा, तो किसी के ऊपर कुछ बना हुआ था, किसी के ऊपर कुछ। अच्छा। तो ऐसा ऐसा
ये शौक बढ़ता गया। शौक बढ़ता गया। तो कितने ममालिक की करेंसी आपके पास इस टाइम मौजूद है जो कम आपने कलेक्ट की हुई है? 150 ममालिक की। अच्छा, 150 ममालिक की। तो वो कैसे आपके पास आई? थोड़ा सा वो भी बताएं ना, ये कि जी, जी, इंटरेस्टिंग जी, है कि बिल्कुल। आपके पास जो है 150 ममालिक की जैसे करेंसी आपके पास, आपने उसको जमा किया, तो ये शौक जो है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचना चाहिए। जी, जैसे कोई बाहर के मुल्क पढ़ने चला गया, जब मैं छोटा हाँ। था तो मैं उनके पास चला जाता था कि ये मुझे दे दें, तो उन्होंने मुझे कोई सिक्का दे दिया या कोई नोट दे दिया। फिर इसी तरह इधर आता था मैं सराफा मार्केट, यहाँ मनी चेंजर्स के पास कुछ अच्छा। पैसे जमा किए, पॉकेट मनी जमा की, तो उनसे वो आपने जो है उनकी हाँ करेंसी जी। खरीदी। ठीक। इसी तरह ये सारे करता रहा। तो फिर वो कुछ दिखाएंगे भी सही हमारे व्यूअर्स को जी, आप? जी, मुझे बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत सारा सामान लेकर आए हैं जी, जी, साथ जी, में। ये पाकिस्तानी करेंसी है, इसमें पाकिस्तान का ये पहला वो 10 पैसा भी होगा आपके जी, पास, जी, है ना? 5 पैसे भी हैं, 5 10 पैसा, पैसे भी हैं, 10 1 पैसा भी है सर। अच्छा, ये साथ साथ आप कैमरा हमारा जूम वैसे कर सकता है, साथ साथ एक जगह ऐसे रख के ना। हाँ, हसन ने जिस तरह, हाँ ये आप दिखा सकते हैं कैमरा ये हमारा। पाकिस्तान के दोनों पहले हाँ। सिक्के हैं 1948 में। अच्छा, मेरे पास भी पड़े हैं वैसे जो पुराने 10 पैसा, जी। ऐसे 5 पैसा। ये 1948 में पाकिस्तान ने अपनी पहली करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, और यही सिक्का जूम हो सकता है ना? और ठीक है, ये ये दिखा दें ताकि गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट और प्राइम मिनिस्टर, ये पहली एक सैलरी मिनट, भी इसको स्टिल करें, ऐसे दिखाएं ताकि हो गया। चलें, और इसके साथ ही आपके पास मुझे लगता है और भी बहुत सारी करेंसी है ना? जी जी। अच्छा, कोई नोट हैं? ये तो सिक्के हैं, थोड़ी सी जी, उसमें आप दिखा दें कि ये भी नोट हो। पाकिस्तान की करेंसी है। ये अयूब कैसी दौर में। करेंसी है वैसे? ये क्या है? इसे मोरी वाला सिक्का बोलते हैं। अच्छा। अयूब दौर में था, 1 पैसा। अच्छा, इसको 1 पैसा देखें जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। इसको जूम करके दिखाएं बिलाल। हाँ, देखें कैसे ये अयूब। जी जी, अयूब दौर में। अयूब दौर में जी, और ये वाला इसके सिक्का अलावा इस्तेमाल ये होता था। है। और भी कोई मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक और भी है। जी, ये 1 पैसा है। 1 पैसा कितना क्यूट है। बेसिक इकाई। ये 100 होंगे तो 1 रुपया बनेगा। अच्छा, ये थोड़ा फोकस करेंगे ना? हाँ। अच्छा, कितना छोटा सा है, बड़ी जाहिर सी बात है हर दौर की ना अपनी एक करेंसी, और उसके साथ साथ। अच्छा, ये सब आपको कैसे फिर कितना टाइम लगा इन सबको इकट्ठा करने में? जाहिर सी बात है अयूब दौर की करेंसी तकरीबन 20 से 25 साल लग गए मुझे इसे जमा अच्छा, करते हुए। बड़ा एक लंबा अरसा है ये। ये फिर इसके अलावा ये नोट हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये क्या है? ये एल्बम्स हैं कुछ? जी जी, ये पाकिस्तान की करेंसीज हैं पुरानी, अच्छा। जो बंद हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने कहा कोई शादी की अपनी लेकर आ गया एल्बम। अच्छा, ठीक हो गया। 500 ये 500, ये 10 का नोट, ये 10 का नोट है, ठीक हो गया। ये 100, ये 100 का नोट, ये अच्छा 100 का नोट तो ये अभी का हमारा जी, बिल्कुल जी ओके हो गया। ये भी 100 का नोट ये पुराना। भी 100 का नोट है? जी जी। अच्छा, ये बड़ा लाहौर बादशाही मस्जिद इसके ऊपर बनी जी, हुई जी। है। ये 10, ये वाला 10 बिल्कुल जी। ये 2 रुपये, 2 रुपए, वाह वाह, ये खूबसूरत नोट, 2 रुपए। ये 1 रुपया, बिल्कुल। ये 1 रुपये। ये भी 1 रुपया? जी जी, ये देखो। अच्छा, खूबसूरत नोट है ना? अच्छा जी, और क्या ये है? भी 1 रुपये। ये 1 रुपया है, ये भी? जी जी। ठीक है। और ये जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे, ये तब का है। अच्छा, ये तब का है। ये 5 5 रुपये रुपए है। और साबिक सदर गुलाम इसाक खान, ये उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक थे, ये उनका नाम लिखा हुआ इस पर। अच्छा, उनका नाम ऊपर जी, जी। मेंशन है, ठीक हो गया। ये 50 रुपए, जी। वाह वाह। पुरानी यादें ऐसे ताजा हो रही हैं ना। 20 रुपए। ये पाकिस्तान का पहला नोट है, इसके ऊपर कायद आजम की तस्वीर नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर कुछ बना हुआ है मेरे ख्याल में। जी कुछ जी, ये इसके पीछे ये शालीमार बाग है, शालीमार बाग है, और बिल्कुल जी। यहाँ पर ये कराची के है बिल्डिंग इनकी। हाँ, ये 10 का नोट ये जो 10 अभी भी का चल नोट। रहा है। हाँ, ये तो चल रहा है, खैर। ये 5,
5 रुपए। ये 5 रुपए, ये भी बहुत पुराना नोट है। ये भी 5 गवादर बना। हाँ ये भी ये तो चलता रहा है वैसे। अच्छा, इस तरह के वो जाहिर सी बात है नोट इकट्ठे करना टाइम बड़ा, ये भी एक शौक है जी। ये क्या है? ये 5 रुपए का नोट है। इसके ऊपर शाहरुख ने आलम दरबार की तस्वीर है। आलम दरबार। और ये जब पाकिस्तान की 50 साल तकरीब थी, ये उस पर शो हुआ था। अच्छा, गोल्डन जुबली। ठीक हो गया जी। हमारे मुल्तान की पहचान में भी एक जो है नोट है देखें जी, इसमें मजीद भी इनके जो है देखेंगे हम करेंसी के हवाले से। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं ना, जहां आप पुलिस को का एक चेहरा देख रहे होते हैं, वहां और भी चेहरा होता है। और वो चेहरा ऐसा होता है कि जाहिर बात है जो आपके शौक हैं, जो आपके हॉबी है, और जो एक बंदे का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो कभी इंसान का खत्म नहीं हो सकता। मैं अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि बड़ी बात है कि कहाँ पुलिस का इतना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस का ये चेहरा भी है कि उनमें इतने पढ़े लिखे लोग और उसके साथ साथ जॉब करने के साथ साथ उन्होंने अपनी हॉबी को किस तरह कंटिन्यू किया हुआ है। कि वो अभी बता रही हैं कि 25 साल से जायद का अरसा तकरीबन मुझे हो गया है कि मैं ये चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी भी उनका शौक जो है वो खत्म नहीं हुआ। अभी भी उनको तजस्सुस है कि मैंने और ज्यादा। क्राइम रिसर्च ऑफिसर हैं तो जाहिर सी बात है आपका मुजरिमों के साथ भी जो है वो वास्ता पड़ता रहता होगा। तो फिर जाहिर सी बात है, मैं कहती हूँ आपके पास टाइम मिल जाता है कि फिर आप सारी चीजें कलेक्ट करना? तो कहते हैं अक्सर तो ये कहा जाता है ना कि पुलिस वालों के पास तो टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल टाइम नहीं होता। और फिर आप वाला तो बड़ा टफ है क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें तो ये ड्यूटी बड़ी सख्त। ऐसी आपने ठीक कहा। बाज दफा ऐसे होता है कि 2-2 दिन घर नहीं आते हम। अच्छा। तो लेकिन नौकरी करनी है, और नौकरी नहीं इसको हमने समझा, इसको फर्ज समझा कि एक बंदा हमारे लिए इंसाफ का मुंतज़िर है। सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है और हमने उसको प्रोसेस किया है, तो जिसने उसके साथ ज्यादती की है उसको कत्ल करके एक इंसानियत का कत्ल किया है। बाकी काम तो फिर हमारा शुरू हो जाता है। फिर हम उसको जितने दिन लगें, जैसे भी है, फिंगरप्रिंट, स्केच, मोल्ड, CCTV, जिस तरह भी है, तमाम वो एविडेंस ब्रुए कार्ड लाकर उसको ट्रेस करते हैं। उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये जैसे CID में देखते हैं कि वो 1 घंटे के अंदर ये सारा काम कर लेते हैं, और लेकिन यहाँ पर ऐसा एविडेंस इकट्ठे करना बहुत मुश्किल तरीन काम है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह आजकल जिद्दत भी आती जा रही है, और फिर जो क्राइम करते हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ उनके पास अपनी टेक्निक्स भी होती हैं, उनको भी इस्तेमाल करते हैं। तो किस तरह फिर एक मुजरिम को पकड़ने में कैसे? उसी के हिसाब से एक मुजरिम को उसी की सोच के मुताबिक देखना पड़ता है कि उसने यहाँ पर किस तरह काम किया, हमें यहाँ पर क्या काम करना चाहिए। क्राइम सीन हैज़ अ स्टोरी टू टेल अबाउट द एविडेंस। वो कोई ना कोई ऐसा एविडेंस लाजमन छोड़ देता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। हाँ। और वो ट्रेस हो जाता है। वो समझता है कि अच्छा, वो समझता है अपनी तरफ तो शातिर बनता है कि मेरा कोई एविडेंस नहीं मिलेगा और मैं बच निकलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। अच्छा भाई, अगर जैसे कोई अगर हम बात करें किसी का कत्ल हो गया या कोई अगवा का केस आ गया कुछ इस तरीके से, तो आप लोग फिर किस तरह, कितना टाइम लग जाता है एक केस को देखने में? ये डिपेंड करता है वहाँ के इलाके पर। कि अगर शहरी है तो वहाँ पर हमें CCTV से मदद मिल जाएगी, कॉल से हेल्प मिल जाएगी कि हमने कॉल से उसको किस तरह वो करना है। फिर उनसे जो उनके वालिदैन होते हैं उनसे बात करने से हमें अंदाज़ा हो जाता है, उसके घर के तरीके से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें यहाँ पर क्या क्या मामलात हैं, इनका है कि इनके घर में से कोई इन्वॉल्व है, ये बाहर से है, और बच्चे का रहन सहन, उसके स्कूल का क्या पता कि बच्चा इस तरह करवा रहा है। तमाम उसके पर रिसर्च की जाती है, तभी आप जो है मुजरिम तक पहुँच रहे हैं। अभी क्राइम की रेशो क्या देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वारदातें बढ़ती जा रही हैं, चोरी की, डकैती की, कत्ल के हवाले से भी हम देखते हैं सरेआम और फायरिंग भी होने लग जाती है। मतलब ये भी नहीं ध्यान किया जाता कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, तो जहां भी खड़े हैं वो फायरिंग कर देना। क्या कहेंगे इस बारे में? ये ना टॉलरेंस, जब कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाए आवाम में
और तालीम की कमी, तो फिर इस तरह के वाक़यात जो है तो वक्त के साथ साथ देखें जब आबादी बढ़ेगी, वसाइल बढ़ेंगे तो क्राइम भी बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ इस तरह के मामलात हैं। कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरफ आते हैं, ज़्यादातर पेशावर होते हैं। अभी आजकल तो टीनेजर हैं, ऐसे ही है हसन। हम देखते हैं कि अभी जो चोरी और डकैती की वारदातें हो रही होती हैं, जो अभी हमने रिसेंटली हम एक वीडियो पे भी डिस्कस कर रहे थे हसन से कि जो है मेडिसिन मार्केट में वो हुआ था मेरे ख्याल में, वहां पर भी बंदे को जो है सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया गया, और वो भी इस यंग से ही थे, और जिन्होंने ये हम देखते हैं कि अभी लोगों की वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्राइम रेशो क्या है इस टाइम हसन? क्राइम रेशो अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो मैडम क्राइम रेशो ये है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में 8 कत्ल हो चुके हैं, झगड़ों के दौरान, डकैती के दौरान, चोरी के दौरान। अब आप ये देखें 15 दिनों में 8 कत्ल हो चुके हैं जो कि मंजरे आम पर आ गए हैं। वो लाशें जो कि अननोन लाशें, नामालूम लाशें होती हैं, जैसे कि अगर अभी की बात करें तो गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 लाशें मिली हैं। एक इंडस्ट्रियल स्टेट से मिली है, एक इसी तरह से थाना गुलगश्त की हदूद से मिली है लाश, और एक थाना कुतुबपुर की हदूद से। तो ये वो लाशें हैं जो नामालूम हैं। 8 तो वो चीज़ें हैं जो हमारी FIR में दर्ज हो गई हैं, जो मंजरे आम पर आ चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम मोबाइल छीनने की, मैं अभी क्राइम रेशो देख रहा था पिछले 2 हफ्ते की, तो आप मैडम यकीन करें उसमें कितने मोबाइल फ़ोन्स थे। एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 154 मोबाइल फ़ोन्स थे जो लोगों से छीने गए हैं एक हफ्ते के दौरान मुल्तान में से। और उनकी मालियत कितनी बनती थी? ऑलमोस्ट राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 30 से 32 लाख रुपए सिर्फ मोबाइल फ़ोन की मालियत बनती थी, जो कि एक हफ्ते के दौरान शहरियों से छीने गए हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें मोटरसाइकिल चोरी की, गाड़ी चोरी कितनी वारदातें हुई हैं, तो ये 15 दिनों का डाटा जो है वो ऑलमोस्ट ये है कि 262 गाड़ियां और मोटर बाइक्स जो हैं वो मुल्तान शहर के वासियों से छीनी गई हैं। एक साइड पर, अच्छा ये एक रुख हो गया। अब दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख ये है कि परसों की ही बात है, SSP ऑपरेशन मोहम्मद इमरान साहब ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें 532 मोबाइल फोन्स रिकवर किए गए हैं, सही, जिनकी मालियत 2 करोड़ से जायद की बनती है, जिसमें मुख्तलिफ कंपनी के मोबाइल फोन से, एप्पल के भी थे, चाइना, वीवो, शीवो, ये जितने डिफरेंट कंपनी के थे, तो वो तकरीबन 2 करोड़ की मालियत उनकी बनती है। अब वो किस तरह से रिकवर हुए हैं? वो इस तरह से रिकवर हुए हैं कि E-गैजेट एक ऐप है जिसको यूज करने के बाद पुलिस ने इजीली, आप ये देखें कि सपोज करें मेरा मोबाइल फोन चोरी हुआ है, तो वो उसका मैं MEI नंबर जो होगा वो मैं लिखवा देता हूँ FIR में, और वो सारा का सारा ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। जितने भी, यानी जितनी भी मोबाइल फोन शॉप है ना पूरे मुल्तान में, तो वो हर मोबाइल फोन शॉप पर उन्होंने ये E-गैजेट की ऐप डाउनलोड करवाई हुई है। जब भी कोई लेने आएगा या बेचने आएगा तो ये उस दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले उसमें वो नंबर डालेगा, चेक करेगा आया ये मोबाइल फोन किसी चोरी में तो मुलविस नहीं था, किसी FIR में ये मोबाइल फोन का नंबर दर्ज तो नहीं है। अगर वो दर्ज है तो उसी के साथ ही फौरन वो उस बंदे को बिठाएगा, उसे कहेगा कि जी यार आप 2 मिनट बैठें, मैं बंदा बुलवा रहा हूँ। वो 15 पर फोन करेगा, या नहीं भी तो वो उससे मोबाइल ले लेगा, उसके ID कार्ड की कॉपी। कितने 532 मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं, 532 मुलजिमान और मुजरिमान भी पकड़े गए हैं। अच्छा, अभी इसी लिहाज से हम उसमें देखें तो अभी लोगों ने जो है मोबाइल तो खींच रहे हैं, लेकिन उस जिस तरह तेज रफ्तारी से चल रहे थे ना कि मोबाइल स्नैचिंग, वो नहीं है। अब लोग जो है हाँ कैश की तरफ ज्यादा आ गए हैं। अब अपने लोगों को देखें तो फौरन यही कहते हैं कि हमें मोबाइल नहीं चाहिए, आपके पास जो भी कैश है इस टाइम, आपकी अगर खवातीन है तो उनके पास जो ज्वेलरी है वो फौरन स्नैचिंग में। एग्जैक्टली ऐसा ही। मोबाइल फोन तो देखें ना, अब सबको पता है E-गैजेट जहां पर भी मैं बेचने जाऊंगा जो कुछ भी, अच्छा अगर वो दुकानदार उसमें मोबाइल फोन नंबर एंटर नहीं करता तो वो दुकानदार जिम्मेदार है। कि यानी इसका मतलब ये है कि आप भी चोरों के साथ मुलविस हैं और आपने ये जानबूझकर नहीं डाला और आप आगे सेल कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, पैच भी लग जाते हैं, मोबाइल चेंज भी हो जाता है, नंबर भी चेंज हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है। यानी अगर सपोज करें मुल्तान में 10 दुकानें हैं तो वो एक दुकानदार ऐसा काम करता होगा जिससे मोबाइल फोन के तमाम चीजें
सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता होगा, उसका MEI नंबर चेंज हो जाता होगा, वो तमाम चीजें एक दुकानदार, 9 दुकानदार तो ऐसा काम नहीं कर सकते ना। हाँ। अब 9 दुकानदार के लिए लाजिम है हर थाने के दूध में जितनी जितनी मार्केट्स आती हैं, जितनी जितनी दुकानें आती हैं, तो उनके लिए कंपलसरी है कि आप तमाम दुकानों पर जाकर आप ई गैजेट की ऐप डाउनलोड करवाएं। ये आप और मैं भी कर सकते हैं। हम भी घर बैठे ये ई गैजेट की डाउनलोड करके हम चेक कर सकते हैं कि हम किसी से कोई दोस्त होता है, वो कहता है यार मैं मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ, मैं मार्केट में नहीं बेचता, मैं आपको बेच देता हूँ। मैं अगर मार्केट में मेरा 25,000 का बिकता है, सपोज करें, मैं आपको 22,000 का बेच देता हूँ। अब हमें तो नहीं पता कि वो पता नहीं उसने जिससे लिया हो वो चोरी करके आया हो या इसने डायरेक्टली चोरी किया हो, वो तो अब किसी के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ कि जी इसने चोरी किया हुआ है, लेकिन ये है कि उसका नंबर आप डालें, उसका नंबर डालने के बाद पता चल जाता है कि आया ये मोबाइल फोन ओरिजिनल है या ये के उसमें मुलविस था। तो वो काफी ज्यादा इजी सिलसिला है। तो अब ये है कि थोड़ा सा वो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि क्राइम को रोका जा सकता है, क्या तरीके हैं, किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे ही सर? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि PFA से बनी हुई फोरेंसिक, और सबसे अहम चीज इसमें अवाम का ताउन है। कई मामलात में अवाम ताउन ही नहीं करती। अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो अदालत में नहीं जाते, वो इस खौफ से कि कहीं दोबारा छूटेंगे और हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरी चीज़, बहुत कम होते हैं कि वो FIR के लिए नहीं आते, या अगर हम कहीं जाते हैं वीडियो लेने, क्योंकि अभी मुल्तान में ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरह वो कैमरे नहीं लगे जिस तरह लाहौर में लगे हुए, तो इसलिए हमें मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर में जाकर प्राइवेट तौर पे वीडियोस लेनी पड़ती हैं। सही। उसमें हमें ज़रा परेशानी होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम कहेंगे पुलिस भी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। अच्छा, अब ये तो हमने क्राइम की भी साथ बात कर रहे हैं, साथ साथ आपकी हॉबीज के हवाले से भी बात करी। अभी आप हमें क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि आपने इन्होंने जो है वो डाक टिकट भी आप वो भी कलेक्ट करते हैं? जी जी, वो दिखाया था। उसके बाद ये पार्टीशंस के बाद के सिक्के, पार्टीशन के बाद के, ठीक है, सॉरी पार्टीशन से पहले जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया ये इकट्ठे हुआ करते थे, तो ये 1 रुपये, जब तीनों मुल्क इकट्ठे होते थे, ये तब के सिक्के हैं जो कि हम दिखाएंगे आपको साथ साथ। ये 1918 का है। ठीक है, 1918। जी जी, 105 साल पुराना। अच्छा, 105 साल पुराना सिक्का, चांदी का। ये चांदी का ये है 1905 का। ठीक है। और जब बांग्लादेश 2 हिस्सों में हुआ था, मगरबी बंगाल, और वो जो 1911 में दोबारा फिर इकट्ठे हो गया था। सही। अच्छा, बड़े खूबसूरत सिक्के हैं अगर इनको देखा जाए तो। जी जी। ये भी 1940 वासरा हिंद। ठीक है, 1940 का। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी मजीद भी सिक्के जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, यहाँ सिक्के दिखा रहे हैं ना, वहाँ मेरे पास भी ऐसे एक सिक्का मौजूद था जो बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा, ये अभी क्लोज तो मैं दिखा नहीं सकती, मजीद आप वहाँ से दिखा दें। और कौन कौन से हैं, बड़े यूनिक से हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का है और ये है 1858। ठीक है, 1857 में जंग आज़ादी हुई थी। ये 1858 का। और उसके बाद ये आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये उनके दौर का। ठीक हो गया, क्लोज है ये लो। हाँ, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको डाक टिकट्स का भी है, वो भी है शौक। ये सिक्के हैं बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, 550 साल पुराना, चांदी का। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है? जी, ये उनका नाम लिखा हुआ फारसी में। अच्छा। और इसकी दूसरी साइड पे ये कलम है। ठीक हो गया। अच्छा, इतनी सारी आपके पास कलेक्शन है, मैं कहती हूँ हमारा जो शो का टाइम है वो भी इसी में ही खत्म हो जाएगा। उसके लिए तो 2 घंटे भी जो है ना वो काफी नहीं है। अब्बासी दौर का एक सिक्का है, गोल्ड है ये। अच्छा, ये गोल्ड है। 800 साल। हाँ जी। अच्छा, इतने सारे सिक्के आपने, इतने ये यूनिक सिक्के हैं, और जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से अवेलेबल तो नहीं आपको हो सकते। तो ये बड़ी मुश्किल से हर इतने पुराने दौर के सिक्के इकट्ठे करना आम बात नहीं है। मैं कहती हूँ मुश्किल बात है। ये एक शौक भी जो है ना आपका, मैं कहती हूँ एक्सपेंसिव
शौक है। ये वो जो एक मकूला है ना, शौक का कोई मोल नहीं होता, हाँ, तो वो ये वही इन्हीं के वाला है, लिए ही बिल्कुल है ऐसे कि ही यानी है। जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ तमाम चीजें इन्होंने रखी हुई हैं। तो अच्छा, घर वालों ने इस मामले में भी सपोर्ट किया कि अच्छा यार जॉब भी करेगी, किस तरह उसमें ये क्या हाँ काम जी, कर रहे उन्होंने हो? कभी इस मामले में एतराज नहीं किया। अच्छा, क्योंकि सपोर्ट वो किया जो आपको। हाँ जी सपोर्ट किया, क्योंकि जो मुझे पॉकेट मनी वो देते थे हाँ, मैं उन्हें ही खर्च करता था, ना मैं उन्हें ज़्यादा तंग करता था, ठीक हो गया। बस उसी में ही लिमिट में ही रहा। हाँ हाँ, लिमिट से ज़्यादा होता तो फिर मेरे लिए शायद प्रॉब्लम होती या सही। उनके लिए भी होती। अब माशाल्लाह इतने ये मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, मैं इनके अभी स्केचेस भी देख रही थी, जो कि स्केच बनाते हैं, जिस तरह आप किसी मुजरिम को देखते हैं या किसी भी कुछ चेहरा, आप उसको अगर उसके नैन नक्श आपको याद है तो उसके मुताबिक ये स्केच जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में अगर दिखाएं, अच्छा थोड़ा मुश्किल तो होता होगा, जाहिर सी बात है, जब आप स्केच बना रहे हों, कोई आपको बता दे आंखें ऐसी हैं, जी, तो जी। समटाइम गलत भी तो हो जाता होगा या परफेक्ट बन जाता है? मिलता जुलता उससे बन जाता है। अच्छा, 100% नहीं होता, डिपेंड करता है जिसने उसको देखा है। सही। फिर उसको देख के फिर हम अपने रिकॉर्ड से चेक करते हैं, उसके फिर तरीका वारदात हम्म, कि ये जो है ये कौन था और किस तरह, वहाँ से फिर वो ट्रेस हो जाता है। फिर वो तस्वीर निकाल कर फिर उसको दिखाया जाता है कि हाँ अच्छा, जी, ये था। पाकिस्तान में रही, पाकिस्तान से बाहर भी गए हैं आप? नहीं, बाहर नहीं गया, ये पाकिस्तान में ही रहे हैं। मजीद भी इनसे जानते हैं नाज़रीन, जिस तरह मौसम की बात हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, वहीं मौसम का हाल जान लेते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। सुहिरा हमारे साथ मौजूद हैं, सॉरी अलिशबा हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, समंदरी तूफान आज पाकिस्तान से टकराएगा, जिसके वाज़े असरात जनूबी पंजाब में भी दिखाई दे रहे हैं। आज 50 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से जो है मुल्तान में तेज़ हवाएं चल रही हैं। धूप जो है अपनी आबोताब के साथ निकली हुई है। अगर हवाओं की बात की जाए तो ये गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 50% तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अलबत्ता शाम के दौरान तेज आंधी भी महकमा मौसमियात के मुताबिक बताई गई है। आज जो है सुबह से ही धूप तो निकली हुई है, दोपहर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। तिबी माहिरीन के मुताबिक इस मौसम में घर से निकलने से गुरेज करें, और अगर घर से निकलना ज़रूरी है तो अपने आप को ढाँप के निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आपका। और इसके साथ ही अभी हमारे पास एक और भी इनकी कलेक्शन जो है वो मौजूद है। जी, डार्क आपके पास है? जी जी जी, दिखाएं। डार्क टिकट्स हैं जी इनके पास, सारे और बाहर के मुल्क के हैं। बड़े ही खूबसूरत हैं, बड़े कलरफुल से। अच्छा, और ये कहाँ कहाँ के हैं? इसमें ये बरतानिया, अमेरिका, अच्छा, जर्मनी, 150 दीगर ममालिक जी, के जी, जो हैं वो 150 ममालिक के जी, जी। ठीक हो गया। जी। अच्छा जी, इसमें कुछ और इसके पुराने साथ भी हैं। पुराने से मुराद ये कि जैसे जर्मनी का हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो था और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। हाँ, ये उसके ज़माने के दौर के भी हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, वाह, जॉब के साथ साथ जो है अपने इस शौक को भी लेकर चलना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि आपको एक अपने ही सुकून चाहिए होता है ना, तो आप उसके लिए कोई ना कोई इस तरह की आपकी एक्टिविटी आपको चाहिए होती है। अच्छा, वो काम करके आपको ज्यादा खुशी महसूस होती है? ऐसे ही इस तरह जाहिर सी बात है, आपने तमाम सिक्के इकट्ठे किए, ये डाक टिकट इकट्ठे किए, ऐसे ही है जिक्रिया? जी जी बिल्कुल। सुकून मिलता है जब यार सारी इतनी सारी चीजें आप देखते हैं कि यार मुझे इतना टाइम भी लग गया, मैंने सब चीजें इकट्ठी की। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब इन चीज़ों को जमा करता हूँ तो दिन पर दिन शौक भी होता है मजीद आगे बढ़ने का, कि और भी तजस्सुस होता है कि और भी चीजें ऐसी हों। जी, ठीक हो गया। तो घर वालों को दिखाते हैं, घर वाले कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं वो। हम्म, इस मामले में वो बल्कि सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, मैरिड हैं आप?
जी जी और बच्चों में है, ये बच्चों को दिखाते हैं कि मैंने ये मेरी अचीवमेंट जी, है, वो मैंने भी ये खुश काम होते किया, हैं। मेरी ये शौक है। जी जी तो बच्चों में भी इस तरह है, बच्चों में शौक? बिल्कुल है। अच्छा, ठीक हो गया। ये बल्कि है, ये क्या है? ये चीन के वो थे पहले चेयरमैन, अच्छा वहाँ पर उन्हें चेयरमैन बोलते हैं, माओ जेतुंग। अच्छा, ये तो बहुत छोटी सी टिकट है, इसमें मेरे ख्याल में शक्ल है उनकी। जी जी, ये पहले चेयरमैन चीन के माओ अच्छा, जेतुंग। ठीक हो गया। ये 1949। सही। अच्छा जी, हमारे पास अब टाइम भी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, इनके पास माशाल्लाह बहुत ये अपनी चीज़ें लेकर आए हैं कि अपने व्यूवर्स को हम दिखा सकें, लेकिन जाहिर सी बात है हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि इनका जो शौक है वो ये अपने उसको कंटिन्यू भी रखें, और ये भी है। ये बरतानिया के हैं और मुख्तलिफ दौर के हैं, मलका एलिज़ाबेथ। ठीक हो गया, ये तो बड़े प्यारे हैं। अरे कलरफुल से टिकट्स है ना, वैसे अभी डार्क वाला जो हम बात करते हैं ना अक्सर, वो अब तो सिस्टम बड़ा कम हो गया है, जाहिर सी बात है मोबाइल आपके पास आ गया है तो अब तो चीज़ें बहुत सारी आसान हो गई हैं, लेकिन इनका अपना एक क्रेज़ होता है, इनकी अपनी एक आप किसको कहते हैं ना कि आप इनको जब देखते हैं तो आपको एक बड़ी फीलिंग अच्छी सी आती है, जो कि अभी हमें इनको देख के आ रही है। बिल्कुल, ये बंदा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तमाम हाँ। चीजें जितनी थकावट होती है वो सारी उतर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जिक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और बहुत ही खूबसूरत जी बिल्कुल दिखा दिया है आपको। अच्छा, हिटलर सेकंड वर्ल्ड हिटलर की पिक्चर है जी, ये जी। इसमें। जी। ठीक हो गया। वैसे ये क्लोज, हसन अगर आप ले लो तो इसको क्लोज करके दिखा देते हैं कि ये हिटलर की पिक्चर भी, ये जी क्लोज हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हसन आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़हूर दरेजा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन सरायकिस्तान कौमी कौंसिल से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। बहुत मेहरबानी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी आयशा रऊफ, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कॉलमनिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, आज हमारे साथ शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपको बता दें कि हमारे जो है ऑल पार्टी सूबा सरायकिस्तान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या है, क्या मकासद हैं इसके, और इसके साथ साथ ये सूबा जो है अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा। अभी जो हम आइंदा के बाद देखेंगे कि जो इलेक्शन होते हैं तो इसमें क्या सूरत हाल बनती है, क्या लाहे अमल होगा तमाम पार्टीज का। ऐसे ही है दरेजा साहब? बिल्कुल ही है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होते हो? जी बिल्कुल ठीक, तो ठीक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बात। अच्छा, इन पार्टी के हवाले नाल साकू थोड़ा जिहा दसाओ कि पार्टी जो कॉन्फ्रेंस थी मैंने वेंदी पई है, इन कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? जी इन कॉन्फ्रेंस का मकसद इहदे उनवान तो ज़ाहिर है असां लिखिया भी उनवान इहदा इस तरीके ते है कि ऑल पार्टी सूबा सरायकिस्तान कॉन्फ्रेंस। इहदे विच असां किते कि जितने भी जमातां हैं असां तमाम जमातें को दावत दी है। उनदे विच नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, और इवें कुछ मजहबी जमातां हैं, और ख़ास तौर पे सरायकी जमातां तां ऑलरेडी तमाम हुसन। असां वाल कुछ सिंध तो, बलूचिस्तान तो, खैबर पख्तूनख्वा तो, और उतों भी जो कौम परस्त जमातां हैं उतों भी दावत दी है, उन्होंने भी सॾे। मेन मकसद यह है कि असाडा सरायकी सूबे का मसला जिहड़ा कि 2018 के इलेक्शन दे विच पहले नंबर पे है, उनको चाह ते पिछू सट दिता गया। अज उन सूबे की कोई गाल भी नहीं करेंदा, और असां खास तौर पर आखना चाहते से कि भाई एक तुसां सूबा महाज बढ़ाया, और उन सूबा महाज के उत्ते सारे वादा किया कि असां उन वक्त तक खामोश न रहसूं जब तक सूबा न बढ़ से। लेकिन असां डिठा कि हूँ सूबा महाज को तहरीक इंसाफ दे विच जम कराया गया इलेक्शन तो पहले, लेकिन तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने तहरीरी मुहिदा लिखा कि असां 100 ॾींहं के अंदर सूबा बढ़े सूं। वल 100 ॾींहं गुजर गया, 200 ॾींहं गुजर गया, वती वे मकसद है कि अरसा गुजरता गया, सूबे का ना गिता गया। जेरे टाइम असां प्रेशर वधाया तो वो सूबे की छाह ते एक नवी शय कहना है कि फिलहाल असां सिविल सैक्रेटरेट बनेंदो, और उन सिविल सैक्रेटरेट का नाम भी जनूबी पंजाब रखा गया।
जबकि वसेब दे लोग जनूबी पंजाब दे नां को ना मुनासिब समझते हैं और ना ही इतों के तहजीब सकाफत के मुताबिक है। तो असा ये आख्या कि भाई ना तहरीक इंसाफ ने सिविल सैकटरेट का वादा किया है, ना इतों के लोगों डिमांड की है। तो तुसा एक नवी शह कहना वे ये सूबे का मुतबादल कहीं भी नहीं थे सकता। सूबे का वादा किया गया, करोड़ों लोग इतना वसते हैं, करोड़ों लोगों का मसला है। उस तो अलावा पाकिस्तान का मसला है, वफाक के तवाजुन का मसला है। तो तुसा ये मसले को पसे पुश्त ना सटो। लेकिन आख्या गया कि जनाब फिलहाल साढ़े को अक्सरियत कहनी फलां है उज़र, मकसद है कि जिमें आख्या वेंदे ना उज़र गुनाह बदतर गुनाह। तो ई दौरान जेड़े टाइम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी का मसला आया तो हूँ वाले आइन बदल दिता गया, आइन दे विच तरमीम भी थी गई। असां यह गाल की कि भाई तुसां साको कहंदो कि साढ़े कोल अक्सरियत कहनी, जबकि एक शख्स की भी मुद्दत मुलाजमत का तोसी का मसला है, सिंगल एक आदमी की, और उनके वास्ते तुसां आइन बदल दिते, सारे तुसां इकट्ठे थी गए और वो लोग भी वोट दे गए जेरे कहंदे कि भी वोट को इज्जत दो। तो जिथा करोड़ों इंसानों का मसला है और उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मसला है, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, तुसां ऊँ बारे चुप वे। असां वल एक बारी मौका फराहम किए, चूँकि इन वेले जी सूरत हाल चलती पई है बहरानी कैफियत है और खास तौर पर सियासत दे विच एक बहुत वड्डी गर्मा गर्मी है। तो ये कॉन्फ्रेंस ई तरह की कॉन्फ्रेंस तो खुद इस्लामाबाद के वड्डे जमातें को करनी चाहिए है और वड्डे अकाबरीन को, वड्डे सियासतदाने को, ताकि माहौल दे विच थोड़ी नरमी पैदा थी वे और अफाम तफहीम पैदा थी वे और असां कौमी इतफाक राय की तरफ वनूं। लेकिन ये एजाज़ भी मुल्तान को हासिल थींदा पे कि असां एक इहो जी कॉन्फ्रेंस रखेंदे पैसे कि जिंदे विच मकालमा डायलॉग और मसाइल को समझण का मौका मिल सके। और वो असां कहंदे से कि जेड़ा सराइकी सूबा है ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जमानत है और वफाक के तवाजुन की जरूरत है। असां यह गाल रखीसूँ कि भाई पहले मकसद वादे किए गए मुसलसल वादे किए वेंदे और वो मुसलसल वादा खिलाफियां थींदे आखिर इत्थां भी इंसान बसदे हैं, उन्होंने भी अपना वतन है, अपनी धरती है, अपना खिता है और उन्होंने भी पाकिस्तान वास्ते खिदमात हैं। तो उन्होंने नाल बंगालियां वाला सलूक न थे, उन्होंने गाल को सुनिया वने, उन्होंने गाल को समझा वने और उन्होंने हक सूबा सराकिस्तान दिता वने। ये मकसद के तहत एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। मजीद भी तारीख जान चुकी इन कॉन्फ्रेंस के हवाले ना आयशा से जानते हैं। ये बताएं कि सबसे पहले तो कॉलम्स के हवाले से आपसे जान लेते हैं ना कि कॉलम्स किस तरह की कॉलम्स लिख रही हैं आप? मेरा कोई कॉलम का एक थीम नहीं होता, इट्स यूजुअली अबाउट द सोसाइटल इश्यूज या फिर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। दैट्स व्हाट थीम ऑफ माय कॉलम्स रिवॉल्व अराउंड। रिसेंटली मैंने एक कॉलम लिखा है और दैट्स अबाउट द राइजिंग ओवेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा है कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उस चीज़ का शऊर देने के लिए मैंने वो कॉलम लिखा था लोगों के लिए। ठीक है, तो कैसा रिस्पांस मिला? थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानेंगे ना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से ना बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है। फिर अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो अभी जो है इस टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएंगे ये क्या है और ये किस तरह फिर असरअंदाज हो रही है हमारी लाइफ पे? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल डिफर्ड विद माय ओपिनियन। कुछ लोगों का पॉजिटिव रिव्यू था, कुछ लोगों का नेगेटिव रिव्यू था, विच इज़ नॉर्मल। आई डोंट टेक criticism in a bad way. Secondly, what is artificial intelligence? Artificial intelligence, it's a simulation of artificial intelligence that is created by humans, जो हम computers के अंदर उसको transfer करते हैं। अब जिस तरह से हम humans का एक intellect होता है, हमें बातचीत करने का तरीका है, we have logical reasoning and all sorts of intelligence. इसी तरह से हमने ये चीज़ क्रिएट की थी रोबोट्स में और कंप्यूटर्स में। दे कैन रीजन ऑन देयर ओन, दे कैन क्रिएट ऑन देयर ओन, दे कैन थिंक ऑन देयर ओन, विच इज़ अ डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि द वन दैट कंप्यूटर्स ओन, it's devoid of any miscalculation or any mistakes or any flaws. And comparatively, humans are a notch of the totem pole. हमने ही एक चीज बनाई है और हम उसको compete भी नहीं कर सकते. So that's what AI is about. Yeah.
ठीक है। अच्छा, ये आपका अभी जिस तरह हमारे सोशल बात कर लें ऐप्स पे, तो हमारे पास स्नैपचैट भी उस पर भी इस तरह का है। आपने उसमें देखा होगा कि आप जो भी बात करते हैं विद इन सेकेंड आपको फौरन रिप्लाई आता है उसका। तो अच्छा, उसकी भी जाहिर सी बात है कि आपका जो मोबाइल है आप जो यूज कर रहे हैं, तो आपके एक्सेस आप उसको दे रहे हैं ना, आपकी तमाम चीजें भी तो उसके पास जा रही हैं। कुछ इस तरह का भी है, ये जाहिर सी बात है खतरनाक भी, आपकी पर्सनल चीजें हैं या आपका मोबाइल की तमाम हवाले से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मोबाइल आपका एक पर्सनल गैजेट है, तो उसमें आपकी तमाम चीजें हैं जो हैं वो वहां तक जा रही हैं, तो ये हमारे लिए तो उस हवाले से देखा जाए तो बुरा ही है। यस, ऑफ कोर्स इट इज अ थ्रेट कि हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है जी। जिस तरह से स्नैपचैट पे, इसके अलावा चैट जीपीटी है, और ये तो बस एक छोटा सा फॉर्म था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमें स्नैपचैट पे दिखाया जाता है। दे आर मच मोर वास्ट। अच्छा, वो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया आयशा, मुझे बाद में थोड़ा सा उसके बारे में पता चला। पहले मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या चीज है ना, उसके बाद मैंने जब उसको देखा तो बाद में ये होता है कि आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, आप उसको अनफ्रेंड भी नहीं कर सकते जी, और वो आपके ऊपर काबिज हो गया। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हम देख रहे हैं कि इन आवर डेली लाइव्स पीपल अपने मतलब सोशलाइज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो देव क्रिएटेड अनदर बॉट ऑन स्नैपचैट जो एआई है, तो लोग उससे सोशलाइज करते हैं, दे शेयर देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। देयर आर मच intricate and gory details to it. I think we should just stick with the basics right now. तो अभी आप क्या समझती हैं कि इसके हमें क्या फायदे हो सकते हैं? फायदे हैं या नुकसानात ज्यादा हैं? Of course इसके फायदे हैं। Let's start from the beginning. अब जिस तरह से एक टाइम था जब human mind was valued a lot. For example, a mathematician, a sagacious and prodigious mathematician जिसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, who knows trigonometry and all sorts of mathematical equations and he can deal with all of those. उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी because he had a certain amount of intellect that which he had trained himself. फिर इसको रिप्लेस कर दिया कैलकुलेटर्स ने। कैलकुलेटर्स दिखने में तो छोटे से मशीन है, दे आर वेरी यू कैन बाय इट इजीली एंड इकोनॉमिकल, दे आर वेरी इकोनॉमिकल। तो उस ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को एक छोटे से मशीन ने रिप्लेस कर दिया। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेटर देखा था, आई थॉट दैट व्हाई डू आई नीड टू अटेंड द मैथमेटिक्स क्लास व्हेन आई हैव अ मशीन टू डू ऑल ऑफ माय वर्क। मुझे अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत क्या है जब मैं एक मशीन यूज कर सकती हूँ। इसी तरह से जो लाइक एज ए सर्च स्कॉलर्स वगैरह होते थे मैथमेटिक्स के, पहले वो रिस्पेक्टेबल थे, ऑनरेबल थे, बट नाउ दे आर कंसिडर्ड एज नर्ड्स एंड एक्सॉर्बिटेंट्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो गीक्स। इसी तरह से मशीन्स ने रिप्लेस किया स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन को। एक टाइम था व्हेन यू सी स्ट्रॉन्ग ब्रॉनी एंड मस्कुलर मैन and they were considered as warriors, they were considered as greatest swordsmen, they were considered strong and people feared them. लेकिन अगर आज आप देखेंगे there is a muscular man, he is strong, आप लगा देंगे he'd be given a duty of a bodyguard. No one cares because we have stronger machines than him. We have his duties are replaced by machines. अच्छा, रिपोर्ट का तो अब बहुत ज़्यादा बाहर के ममालिक में देखें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अब सहूलतें भी हो गई हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट भी आपको कर रहा था। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट आता जा रहा है। अब देखिए रेस्टोरेंट पे भी आप देखें तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो नजर आएंगी कि वो आपको सर्व करते हुए नजर आएंगे। हाँ, तो ये बट थ्रेट इज दैट कि ये रोबोट सिर्फ मतलब हम ये कह सकते हैं कि वी फीड द डेटा इन देम, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डिफरेंट थिंग। वो रोबोट खुद से, हम उसमें ये सलाहियत डालें कि वो खुद से सोच समझ सकें। दिस इज द थ्रेट एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल रोबोट एंड द एआई जनरेटेड रोबोट। क्योंकि हम ये इसी को ही देख लें जैसे एआई को, तो वो आपका खुद से आप उससे थोड़ी सी भी बात करेंगे तो उसका वो फौरन जो आपको जवाब दे रहा है तो वो अपने उससे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा सर, ई टाइम जो कॉन्फ्रेंस के हवाले नाल ताले कोई गल करे सो कि ई टाइम केड़ी पार्टी जड़ी है ई टाइम इकट्ठी थी नहीं पई है जी। अच्छा, सारी जमातें को दिते, लेकिन जेडे पार्टियां दा साकू ई टाइम तक दस्या गया यूसुफ रजा गिलानी साहिबा के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी नुमाइंदगी करे सन, मलिक रफीक रजवाना साहब साबिक गवर्नर
ਤੇ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਸੋਂ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲਿਆਕਤ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਨ। तहरीक इंसाफ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੂੰਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਚूंकि क्यादत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਡੇ ਉੱਡੇ ਹੈ ਤੇ लेकिन ਇਹ कि भई ज़रताज गुल साहब आके ही जो भी मकसद है कि असारी कोशिश है। शाह महमूद कुरैशी साहब दे पीए हैं अपना इमरान करदेजी साहब तो उन्हें वो कराची है ना अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले तो उन्हें आख्या कि मेरी पूरी कोशिश है कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि इन टाइम मुल्तान कहनी कि उन्हें डीहें दे विच मुल्तान होवन तो वो जरूर शिरकत करें। इवें उलमा कराम दे विचों हामिद सईद काजमी शाह साहब वो तशरीफ गिदे आंदन कुछ बै भी उलमा हैं और वसेब दा जरा सारा कौम परस्त जमात हैं पाकिस्तान सराकी पार्टी मलिक अल्लाह नवाज वैंस साहब और सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब इवें सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राणा मोहम्मद फराज नून साहब इवें पाकिस्तान सराकी कौमी इत्तेहाद कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब थोड़े अलील हैं लेकिन उन्हें आख्या कि सारी जमात की नुमाइंदगी मीर जमील बाबर वलियानी साहब वो कराची चो तशरीफ गिदे आंदन। इवें ही सारिया बयान जमात जरा सराकी जमात हैं मौजूद काफ़ी सारे इवें आशिक बुज़दार साहब साढ़े लोक सांझ का सराकी तहरीक का बहुत बड़ा नाम है वो तशरीफ गिदे आंदन। इवें काफ़ी सारे बे भी लोग सारे इकट्ठे थीने पे शामिल थे। असां एक अच्छी एक गैदरिंग इकट्ठी करेंगे पैसे इवें ही मेरे को बड़ी खुशी थी गुलालाई साहिबा साबिक वफाकी वजीर हैं तो उन्हें आखे कि मैं इस्लामाबाद जरूर शरीक थी सा बल्कि उन्हें यह आखे कि भाई तुहाको एजाज़ हासिल थींदा पे कि तुसां एक मुल्तान दे विच जरी APC रखी है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी है और इनकी बहुत ज़रूरत है जबकि इस्लामाबाद वाले को चाहिए है या वड्डी जमात वाले को चाहिए है कि वो कॉन्फ्रेंस रखें लेकिन थोड़े हिस्से दे चाहिए तो इनके असरात कौमी सतह दे थी सन और मुल्क गिर थी सन तो इवें है कि साड़ी ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश है क्योंकि 2-3 ॾींहं बाकी हैं तो वो 18 जून को थी पे ना इतना मुल्तान है ठीक है तो असा मजीद भी जरा राब्ते सिलसिले जारी हैं। अच्छा तुसा क्या समझते हो इंडिया में जी मुल्क की सियासी सूरत हाल है उन्हें मुताबिक जरा इन तरीके की कॉन्फ्रेंस थी होना और सारे का इकट्ठे थी होना क्या थी बसी जी नहीं ये बहुत सोना थी वैसे बहुत चंगा थी वैसे कि देखो जितने भी झेड़े हुए झगड़े हुए अंत मुज़ाकरात दी मेज़ से आना पौंदे डायलॉग ही है कि ये चीज़ है कि जरी लोगों को एक मेज़ से भी घिनांदी है लोगों को इकट्ठा भी करती है और दूजे का मकसद है कि ख्यालात सुनन समझण असां तो कहते से कि ये सियासत दे विच जरा हुण बहरान है या तनाव है या झगड़े इन्हां को ख़त्म थी होना चाहिए है और ख़ास तौर पर वल मकसद है कि जमहूरियत वाले पासे वजना चाहिए इलेक्शन वाले पासे वजना चाहिए। ये ठीक है कि साकू इन सराकी कौम को या सराकी वसेब के लोगों को इन टाइम तक असम्बली में इंसाफ नहीं मिलता और अदालतें भी इंसाफ नहीं देता सियासतदाने भी इंसाफ नहीं देता लेकिन असा वल भी जमहूरियत का यकीन रखें कि जमहूरियत मकसद है कि 1000 कमजोरियों के बावजूद आमरीत तो वल भी लख दर्जे बेहतर है तो उनका इहो ही हाल है कि भाई जरा ना वो कम अज़ कम पाकिस्तानी कौम को हुण मजीद बहरान तो ख़ास तौर पर कौमी मामलात थे कौमी इशूज़ के उत्ते असम्बली जरा वो आइन साजी करे और मैं ये भी आखसा कि बदकिस्मती नाल जरा इमरान खान का सबका दौर है जरा कम उन्होंने करना चाहिए है उन्होंने नहीं किया और उन्होंने आइन साजी करनी चाहिए कौमी मामला तय करने चाहिए हैं पिछला टैनोर भी लड़ाई झगड़े दे गुजर गए और मकसद है कि इकतदार दे विच आवण दे बावजूद वो कंटेनर ते ही रह गए। तो सर समझते हो कि अगर इलेक्शन थी वने तो में बात चढ़ा है वो सूबे दे हवाले नाल इनकी आवाज़ को जो है ना बुलंद किया वैसी और सोचा वैसी क्योंकि असां दे पे कि टाइम सारी मईशत भी जो उनका भी बहुत ज़्यादा इन टाइम दे पे कितना बुरा हाल है पिया उनके अलावा सारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं पे उन्हें समझते हो कि सारे सूबे के हवाले नाल जड़ा है बहुत एक्टिविटी थी सी और इनकी तरफ तवज्जो दी थी वैसी मैं ये कहना कि इलेक्शन का भी इंतजार न किया वने मौजूदा असम्बली को सूबा बनाना चाहिए क्योंकि वे वादे ते वजूद चाहिए और चूँकि तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला है और वो मैंडेट सूबे के नाँ से गिधा गया है पूरे सराकी वसेब का मैंडेट जिमें टांक DI खान समेत और ये तमाम मरकज़ के हुकूमत साढ़े मैंडेट नाल बढ़ेगी
सूबे दे विच हुकूमत साडे मैंडेट नाल बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा दे विच हुकूमत भी सराइकी वसेब का हिस्सा शामिल है। ही असैम्बली को ही बिल पास करना चाहिए और खास तौर पर क्योंकि सैनेट दे विच गिलानी साहब के दौर दे विच सैनेट कानून दूसरी अक्सरत नाल सूबे का बिल पास थी है लेकिन उनके ते अमल नहीं थी सकन। अच्छा इनसे मजीद गल करूँ नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी इस हवाले से कि जिस तरह इस टाइम सूरत हाल है हमारी मुल्क की, उसमें हमारा सूबा बनना जो है उस हवाले से। जी बिल्कुल, यो जी सूरत हाल है बनना बहुत जरूरी है। देखो पिछला जरा झगड़ा रह गया तो उन्हें चंद महीने की तारीख को चाहो तो वो पंजाब का झगड़ा रह गया कि पंजाब दे विच इलेक्शन, हालांकि असैम्बली जी है वो खैबर पख्तूनख्वा दी भी तहलील थी है, उनके तो जोर नहीं दिता गया। पंजाब दे विच इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब दे विच डेट दे दी है और उनके इलेक्शन नहीं था पंजाब का। उनकी वजह है कि पंजाब का हुजम और पंजाब की जी वजारत आल है वो तो कितने ही मकसद है कि जरा 3 वजारत आल उन्होंने को भी वध वेंदी है। उनकी वजह है कि पंजाब की आबादी 62% है और 3 सूबे की आबादी 38% है। इवें ही तुम देखो कि बाद हालात वजारत उजमा तो भी वध वेंदी है। तो जोड़ा पंजाब का हुजम है वो अननेचुरल है। असा कदे ही नहीं आख्या कि पंजाब को तकसीम किया वजे, असा जैसे कि पंजाब की जी तजावजात हैं उनको मकसद हटाया वजे और उन जी एक सूबा मुल्तान है, एक सूबा लाहौर है, पंजाब ना की कोई चीज़ कहना है। और जड़ा सूबा मुल्तान है वो तो रेवेंट तक वेंदा है, उहदे तो सरगोदा है, उहदे मकसद है कि फैसलाबाद है जिन्ना ना पहले वाले लैलपुर है। तो खुद लैलपुर तो मुल्तान की तहसील है और जिला झंग है और झंग जरा मुल्तान कमिश्नरी का हिस्सा है। ये तो थोड़े अरसे पहले की गल है। इवें ही असां कहते से कि जरा पंजाब है वो मशरकी पंजाब आले पासे वेंदा है, अमृतसर जलंधर अगू ते सही। अच्छा असां कहते से कि भाई पंजाब को उनकी हदूद रखा वजे। इवें कौम है, कौमे का वतन है, पोठवार को भी उन्होंने हक दिता वजे। पोठवार की अलग तहजीब है, अलग सकाफत है, उन्होंने अपनी एक तारीख है। इवें ही जरा सराकिस्तान है, सराकिस्तान के लोगों की अपनी एक अलग तारीख है और इहदे नाल मुल्क मजबूत थी से। अच्छा बहुत सारे लोगों का आखना है कि सर अगर सूबे की असां गाल करें सूबा सराकिस्तान बनाया वने किथा सा कुछ सारे जेडे राइट्स हैं वो साकू दिते वने बजाय कि असां इतना सफर कट के लाहौर वेने सारी चीज़ें इत्थे ही हल थी होने चाहिए, क्योंकि अगर डिठा वने तो इतना बहुत सारे मसाइल हैं ना सारे उन हवाले नाल ते लोगों को इत्थे सफर करके लाहौर वड़ना पौंदे, उत्थां अपनी चीज़ां जेडे ना ताकू ये पता कोई नहीं कि उत्थे कितने डी लग सकते हैं। अगू वाल तारे उन मसाइल ते गौर भी किया वेंदा या नहीं किया वेंदा। अच्छा उन लोग आते हैं कि इतना सिंधी भी रहिंदे पेन, इतना मिक्स लोग रहिंदे पेन ना। सराइक अगर असां मुल्तान की गल करूँ तो इतना ताकू सिंधी भी नज़र आसन, ताकू बलोची भी नज़र आसन, ताकू पंजाबी भी नज़र आसन, उर्दू स्पीकिंग भी होसन। तो मतलब मुख्तलिफ लोग इतना मुख्तलिफ जबाना के लोग इतना मौजूद हैं, इतना रहिंदे पेन बड़े अरसे तो क्या इतना क्या बनना जरूरी है कि जी सराकिस्तान ही क्यों आखा वने। ही जरा सवाल का जवाब है बहुत अहम सवाल है और खास तौर पर चूँकि हर बंदा ही पुछदे हुंदा सवाल है। गल है कि ही सवाल का जवाब खुद सूबा पंजाब दे विच मौजूद खड़े। क्या जरा मौजूदा पंजाब है इन सराइकी नहीं रहिंदे, इन पोठोहारी नहीं रहिंदे, इन उर्दू बोलने वाले नहीं रहिंदे, वल ए पंजाब क्यों है? हाँ। क्या मकसद है कि सिंध मुख्तलिफ कौमां नहीं रहिंदियां, क्या बलूचिस्तान च नहीं रहिंदियां, या मकसद हर जगह जड़ा है लोग हर जगह दे उत्ते मौजूद हैं। ये तो जरा सूबा ना बनावना होवे वो उज़र और खास तौर पर इहो जो उज़र जिन्हें को असां कहंदे से कि उज़र गुनाह बदतर गुनाह भाई एक तो सूबा न वेंदे एक खाम खा दे बहाने। दूसरी गल है कि तुसां इंतजामी हवाले नाल बहुत अहम सवाल किते कि भाई लोगों की मैं कहना कि जिले बढ़ाए वेंदन, नवे सहूलत वास्ते बढ़ाए वेंदन, डिवीजन नवे बढ़ाए वेंदन, सहूलत वास्ते बढ़ाए वेंदन और इवें ही मकसद है कि पूरी दुनिया दे विच जरा है वो अख्तियारात तलवी सतह ते आंदे पे उन्हां दी तकसीम थींदी पई है और सहूलत मिल जाए। इहो ही एक ही चीज़ को डिठा वजे तो सूबा बहुत जरूरी है और खास तौर पर तहजीब सकाफत और डिमांड जी है सारी गलत कहनी सारी हक पे। हाँ बिल्कुल 100% हक पे है।
अच्छा, मजीद भी इंतकाल करें। आशा, अब ये बताएंगे, जिस तरह हम इनके फ़ायदे तो हम जान ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बात करेंगे, और साथ आप क्या समझती हैं, इससे खौफजदा होना चाहिए या नहीं? हमें बिल्कुल खौफजदा होना चाहिए। इट इज़ अ कंसर्निंग इशू। मैं ये कहूँगी कि एप्रीहेंशन विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी इज़ इनएविटेबल। आप देखें कि ये जो अर्थ है, द प्लैनेट अर्थ, सिंस द डॉन ऑफ टाइम ह्यूमंस ने इसे डोमिनेट किया। देयर आर अदर क्रिएचर्स एज वेल, लेकिन इसको डोमिनेट करने वाले ह्यूमंस हैं। लेकिन अब एक ऐसा एरा आ रहा है आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स जिसमें ह्यूमंस के अलावा एक अननेचुरल बीइंग्स, नॉट आई कैंट से इट बीइंग्स, बट अननेचुरल metallic bodies that will dominate the earth. It is quite terrifying to imagine. ये जो हमारा सारा सिनेरियो क्रिएट होगा इस सब से, जब ह्यूमंस डोमिनेट नहीं करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सबको डोमिनेट करेगा, इट वुड बी टेरिफाइंग बिकॉज ह्यूमंस आर द बीइंग्स दैट हैव इमोशंस। और जो AI रोबोट्स होते हैं उनमें इमोशंस नहीं होते। जब इमोशनलेस चीजें हमें डोमिनेट करेंगी, दिस वुड बी अ रियली बैड नाइटमेयर। कॉन्टेम्पलेटिंग सच अ नाइटमेयर इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर सम पीपल। जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, दैट्स व्हाट आई वुड से देम, बिकॉज देखें, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ रोड एंड देयर आर सम एंट हिल्स इन द वे। अब आई मीन नो हार्म कि मैं इन चूंटियों को मार दूं, इनको कुचल दूं, बट दे हैपन टू बी इन द वे। मैंने बस उनको हटाना है और अपना काम करना है। सिमिलरली इफ देयर इज एन AI रोबोट, उसने एक काम करना है, he is that robot is devoid of emotions. If humans happen to be in the way of that AI robot, he will just annihilate them. Just simply eradicate humans. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ अपना काम करना है। अपना काम करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो थोड़ा सा इसमें होना चाहिए कि आपको इससे खौफजदा, हमें खौफजदा होना चाहिए इस सब से, बिकॉज इंटेलिजेंस विच इज नॉट ह्यूमन इज डिक्रीजिंग बाय एवरी सिंगल डे। धीरे धीरे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सबको डोमिनेट किया जा रहा है, अर्थ को, द ग्लोब एंड ऑल इंडस्ट्रीज। और फिर आने वाले टाइम में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो चेंज हो जाएंगी, जिसपे हम लोगों को वाकई सोचने की और गौर करने की बड़ी जरूरत है। Yes, I'd say that tantalizing metamorphosis of human nature is going to change. क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हर सेंचुरी में ह्यूमंस में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, बट ये जो चेंज है इट्स फास्ट पेस्ड एंड ह्यूमंस आर नॉट एबल टू कीप अप विद दिस। धीरे धीरे हमारे अंदर इस दफा धीरे धीरे चेंज नहीं आ रहा, अब बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। सही। आप देखें, आपका जिस एज में आप हैं, यू आर यूजिंग अ सेल फोन, यू हैव अ मशीन इन योर पाम एवरी टाइम। आपका अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास हो, उसके पास वो आपसे ज्यादा एडवांस्ड है, और ये सिर्फ चंद सालों का गैप है। अभी भी हम देखते हैं कि अभी हम अपने बच्चों को भी देखें तो आपकी बहुत सारी चीजें जो आपको पता ही नहीं होती, लेकिन आपके जो बच्चे होते हैं वो माशाल्लाह वो हर चीज में आपके आगे होते हैं, फास्ट। अगर तो ये चीजें हैं, जाहिर सी बात है आपका ये बिहेवियर्स में भी आपकी चेंजिंग आ रही हैं, नेचर में चेंजिंग आ रही है, बिकॉज देयर आर सम ट्राइबल एरियाज इन दिस ऑन अर्थ येट, जहाँ पे आप देखें ना उन्हें टेक्नोलॉजी का पता है, ना उन्हें किसी चीज का पता है। दे नो हाउ टू हंट। उन्होंने अपनी चीजें हंट करनी है, स्किन करनी है, उसको खुद खाना है, प्रिजर्व करना है, सब कुछ उन्होंने खुद करना है। बट जो टेरेस्ट्रियल एरियाज में ह्यूमंस रहते हैं, उनका क्या है कि उन्हें हंट भी करके कोई और देगा, हर चीज मशीन्स के थ्रू हो रही है। और ये जो हमारी नेचर में चेंज आ रहा है, इट्स टैंटलाइजिंग, इट्स रियली टेरिफाइंग, और इस चीज को कोई समझता नहीं है। हर कोई बस लग्जरीज की तरफ भाग रहा है। हाँ, कि बस सहूलतें हो जाएं, आपको आसानियां हो जाएं वैसे। और इसी वजह से कि ह्यूमंस आर बिकमिंग डोरमेंट बाय ईच डे। अच्छा, इसका मजीद क्या नुकसानात होंगे? ये तो हमने एक इसके कि किस तरह खौफजदा ये आपको कर रहा है या होना चाहिए आपको? AI इमोशनलेस है, ये तो हम बात कर चुके हैं। उसमें कोई एथिक्स नहीं है, इट डजंट हैव एनी वर्थ एथिक्स। जिस तरह से एक ह्यूमन है, इफ इट गोज ऑन अ वॉरफेयर चल रही है, ह्यूमंस को किसी पे तरस आ जाता है, कुछ हो जाता है, देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक पैटर्न दैट ह्यूमंस वर्क बाय। लेकिन जब हम रोबोट्स और मशीन्स की बात करते हैं, दे आर लिविंग मॉन्स्टर्स जो हर चीज को खत्म करने में बस बिलीव करेंगे इफ यू टेल देम टू। ठीक,
ये नुकसानात हैं ये सब नुकसान आते हैं उसके। वो लाइक दे विल ऑब्लिटरेट एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस अगर आप उन्हें बताएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो, जरूरी तो नहीं है कि जिन लोगों ने उसे बनाया है सिर्फ ईवल के लिए बनाया हो, इट्स नॉट प्योर ईवल। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि कोई भी आउट ऑफ ब्लू ऐसा बंदा आ जाए और उसको मिसयूज करे। हम सेल फोन्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि इसे मिसयूज करें, लेकिन हम देखते हैं कि लोग करते हैं उसे। अच्छा, जिस तरह अभी हम लोग टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस तरह चैट जीपीटी आया है, अच्छा आपके गूगल के हवाले से देखें तो उससे ज़्यादा थोड़ा फास्ट आ गया है कि आपके पास अगर आपने कुछ भी, आपको कंटेंट चाहिए, आपको कुछ भी इस तरह का मसला है तो आपको फौरन आपको वो सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में आपके पास आ जाती है। इसमें मजीद बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं कराची से मोहम्मद अयूब बात कर रहा हूँ। जी जी, ज़हूर दरीजा साहब से मैंने सवाल करना था। जी जी करें, बिल्कुल जी। वो ये कि कराची के जो खालिक थे रियाज हाशमी एडवोकेट, जिनका ताल्लुक खानपुर से था जी, उसका कोई जिक्र खैर नहीं किया जाता, क्या वजह है? जी दरीजा साहब। बिल्कुल अयूब साहब तुसा बिल्कुल दुरुस्त आखे वे कि रियाज हाशमी साहब वो सराकी सूबा तहरीक दे बानियन और उन्होंने अजीम खिदमात हैं और ख़ास तौर पे हाली तक देखो ये बहुत सारे गलत फहमियान जरा ढेर सारे लोगों को पता क्या नहीं। वो आदन के भाई ठीक है उन्होंने अपना एक काम है, ताज लंगा साहब भाई इस सराकी सूबे दे बानियन, हालांकि वो बहु बाद चैन रियाज हाशमी साहब हरी असल च मैं थोड़ी जी मैं हिस्ट्री दस देवा कि ये सराकी सूबा तहरीक जी है ये बहावलपुर सूबा तहरीक दे विचों पैदा थी। जेरे टाइम बहावलपुर तहरीक को कुचल दिता गया तो वत मकसद है कि जरा ना बहावलपुर दे रियाज हाशमी साहब, सेठ उबैद रहमान साहब और बे अकाबरीन ने फैसला किया कि तुसा असा को बहावलपुर सूबा नहीं दिता, साडा हक बढ़दा है। हुण असा अपनी तारीखी सकाफती जोग्राफी बुनियादें दे उत्ते अपना सूबा सराकिस्तान मंगदे से। 1972 दे विच रियाज हाशमी साहब की किताब छपी ब्रीफ ऑफ बहावलपुर प्रोविंस, वो है बहावलपुर सूबे के मुतालिक, लेकिन उन्हें हुना जरा पेश लफ्ज है उन्हें हुना लिखा कि भाई चूंकि तुसा साकू बहावलपुर सूबा नहीं दिता, हुण असा अपना सूबा, अपनी कौमियत, अपनी शनाख्त, अपने खिते की बुनियाद पर मंगदे से जरा कि सारा कदीम सूबा है यानी सूबा मुल्तान की शक्ल। तो उन्हें आखिरी सफ़े के उत्ते उन्हें नक्शा दिता, उन नक्शे के जरा ना देरा इसमाइल खां भी है, टांक भी है। तो ये बिल्कुल सही है, कौमें के वतन होंगे, उन्होंने तहजीब होंगी, उन्होंने सकाफत होंगी, उन्होंने अकदार होंगे। तो सराकी कौम का भी अपना वतन है। सराकी कौम हजार साल तहजीब की वारिस है और ही मुल्तान की तुम सिर्फ तारीख पढ़ो जा कि ये दुनिया के उन्होंने शहरों के विचों है जेरे कि कहीं ना कहीं शक्ल दे विच मुसलसल आबाद है। और मैं तो निकी गाल दसा, मैं असा उसे आगरा अच्छा इनमें से लाजमी गल करिए सुन नाज़रीन, अब हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी आगरा के, आप आगरा गए जी? मैं दसना पिया कि असा आगरा गए तो उतना एडमिनिस्ट्रेटर को मिले ताजमहल दे, उन्हें साकू दसिया कि भाई ये जरा दुनिया का अजूबा है, ये मुल्तान के हुनरमंदे बड़ा है। उन्हें क्या उनके बाद सारी हिंदी दे विच कहावत शामिल थी, आगरा अगर दिल्ली मगर मुल्तान सबका पिदर। भी तुम मुल्तान को क्यों इग्नोर कर सकते हो? और तुम देखो कि भाई चाहे ना डिठा मुल्तान, ना हिंदू ना मुसलमान। और खुद हजरत दाता गंज बख्श अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखे लाहौर जके अज मजाफात मुल्तान आ। भाई हुण तुसां साकू गल नहीं करें दो ਤਾਂ ਇਹ खिते की अपनी तहजीब है, उनकी अपनी सकाफत है। और इतना इतने दना लोग, दानिशमंद लोग पैदा थे कि हैरान करने वाले जितने भी इजादात थे ही मुल्तान कनो थे। हुण ऐशा गाली करेंदी बैठी है, इतना सोहना सोहना गाली बाल है, 12वीं जमात पढ़ती है और उनको अंग्रेजी के उत्ते अबूर है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले नाल। तो असां ये कहते से कि ये टैलेंट तो है, लेकिन वो सारा साडा टैलेंट ज़ाहिर थी वेंदे। साडा सियासत का कोटा क्या नहीं, साडा सूबा क्या नहीं, साडा माउजर पब्लिक सर्विस कमीशन क्या नहीं, और साकू कोई भी राइट नहीं दिता वेंदा और इहो जा टैलेंट भी साडा ज़ाहिर थी वेंदे। भाई क्यों?
या मकसद है कि भाई एक हिस्से दे लोग पाकिस्तानी नहीं सब नाल मोहब्बत करो। असां आखदूं कि ये पाकिस्तान सब दा है, महरूम इलाके को तरक्की दो, पसमानदा इलाके को तरक्की दो, और ये टैलेंट जरा है ये पाकिस्तान दा टैलेंट है, इनको ज़ाय न थियण ॾियो, सबको मौक़े ॾियो, सहूलतां ॾियो, और हिंदे नाल ही पाकिस्तान मुस्तहकम थी से। बिल्कुल असल तो इहो ॻाल्हि हूंदी आहे न कि मुल्क की तरक्की ते खुशहाली जड़ी है ना किवें मुमकिन है जी ते वल नाल नाल जिथां आवाम को रिलीफ दिता वने और तरक्की की वने तो मेरे ख्याल है बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ां साड़ी आसान थी सकदियां जो आदे ना सारे मुश्किलात हैं वो उन जरा ना आसानियां थी सकती हैं। अच्छा, इसके साथ ही आयशा जिस तरह हम सबसे पहले तो बात कर रहे थे ना नुकसानात के हवाले से भी और उस बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह हमारी जॉब्स हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है और हम अपनी सारी तमाम चीज़ें उनके हवाले कर देते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वेल पहले तो ऐसे अभी पाकिस्तान में तो बहुत दूर है वो वाला टाइम, हाँ। लेकिन ग्रेजुअली इट विल कम ऑफ कोर्स। जो हमारे वोकेशंस हैं, जो जॉब्स हैं, धीरे धीरे इट विल बी रेंडर्ड ऑल फ्यूटाइल एंड यूजलेस फॉर ह्यूमंस, बिकॉज वो मेटालिक बॉडीज, वो इसको वेस्टर्न सोसाइटी में इनको डिजिटल गॉड कहा जाता है, एआई को डिजिटल गॉड्स, ये ओवरकम कर लेंगे, ओवरटेक कर लेंगे हम सब की जॉब्स को। ठीक है, तो ऐसा कोई काम रहेगा नहीं जो वो कर सकें और जो हम कर सकें और वो ना कर सकें। सही, हर वो चीज़ जो हम कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, बट देर आर अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स जो उनमें नहीं है, जो चीज़ डाली भी नहीं जा सकती किसी भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड रोबोट में। दोज इंक्लूड कॉन्शियंस, कन्विक्शंस, बिलीव्स और एंड क्रिएटिविटी। दोज रोबोट्स आर नॉट क्रिएटिव। जाहिर सी बात है वो भी तो आपके पीछे देखिए ना इंसानी दिमाग ही है ना। एग्जैक्टली वो उसी को कमांड तो पीछे उसी की है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, दे मस्ट forsake द प्रिमिटिव मैन्यूवर जो वो कई सालों से करते आ रहे हैं। उन्हें दे हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उनको कुछ ऐसा काम करना होगा जो रोबोट्स नहीं कर सकते। अब जिस तरह से, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अब लोग पूछते हैं कि बात तो हो गई, जस्ट गिव अस एन एग्जांपल। जिस तरह से सर्जरीज परफॉर्म होती हैं और जिस तरह से मोटर व्हीकल्स रिपेयर होती हैं, वो एक फिक्स पैटर्न में नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड ह्यूमंस पोजेस क्रिएटिविटी। रोबोट्स के पास क्रिएटिविटी नहीं होती कि वो इस सब चीज़ों को कर सकें, इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। दे डोंट हैव कॉन्शियस, ये चीज़ ह्यूमंस के पास है। तो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और इन चीज़ों को हमें हैंडल करना चाहिए और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो रोबोट्स नहीं कर सकते। वरना ह्यूमंस आर रेंडर्ड कंप्लीटली एंड अटरली फ्यूटाइल। हम यूजलेस हो जाएंगे और मतलब वी विल ओनली बी कंज्यूमर्स। ह्यूमंस कुछ प्रोड्यूस नहीं कर अच्छा, इसको सकेंगे। बड़ा टाइम लगेगा नहीं आयशा? अब ये क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान, हम ये चीज़ें डिस्कस तो कर रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए भी खबरदार भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को भी आते आते टाइम लगेगा। एकदम से जाहिर सी बात है इंसान तमाम जो काम कर रहा है वो चीज़ें ख़त्म भी नहीं हो सकती मुकम्मल तौर पे। अच्छा, ये तो हमारी क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, आपके कुछ प्लान्स के हवाले से भी जान लेते हैं कि आगे के क्या फर्दर प्लान्स हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करना है, स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची? अभी तो मैंने अपनी FSC कंप्लीट की है एंड लेटर ऑन आई एम थिंकिंग ऑफ सम, आई हैव सम प्लान्स फॉर फ्यूचर। अभी हम कुछ यूनिवर्सिटीज विजिट कर रहे हैं, मैं और मेरे फादर। वी हैव विजिटेड नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान। वहाँ आई मेट डॉक्टर साजिद अकबर, ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ओवर देयर। और मैं वहाँ मैम सनिया से भी मिली हूँ, उनसे डिस्कस करना चाहती थी अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान और किस चीज़ का स्कोप है, किस चीज़ का नहीं है। ठीक है, वैसे तो आई विल स्टिक टू माय ओन प्लान्स, बट स्टिल क्रिएटिविटी एज आई सेड लोगों से जरूर लेनी। ये ज़रूरी भी है आपको आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आप हमारे साथ रहीं और ज़हूर दरेजा साहब तारा भी बहुत शुक्रिया तुझे सारी जान रहे और इन कॉन्फ्रेंस के हवाले ना भी गाल थी और ज़रूर सारी दिल की ख्वाहिश भी है कि सुबह लाजमी बढ़े। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।